हेलो एवरीवन। तो फंडामेंटल पावर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डीपी सिंह और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। और दूसरी एक और चीज़, आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन ऑन रहे आपका, ताकि जब भी मैं कोई नई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने एम्फोटेरिक एम्फीप्रोटिक स्पीसीज़ पढ़ा था। अब एक आपका पार्ट रह गया था, दैट इज़ लुईस थ्योरी। ये लुईस थ्योरी बेसिकली एसिड बेस से रिलेटेड है। मेजरली हम इसको कवर करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, बट एसिड बेस थ्योरी पढ़ रहे हैं तो एक जनरल डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। लुईस के अकॉर्डिंग एसिड कौन होते हैं? जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हो, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। तो ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होने चाहिए। कंडीशन एसिड के लिए क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होने चाहिए बस। तो एसिड की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए उनके पास एक ऑर्बिटल खाली होना कंपलसरी है बस। जैसे फॉर एग्जांपल BF3, FeCl3, AlCl3। इसमें देखो मेजरली आपको ये मॉलिक्यूल जरूर देखने को मिलेगा, BF3, AlCl3, FeCl3 इन टर्म्स ऑफ लुईस एसिड। एक और एग्जांपल है ये PCl5। इसमें देखो ऑक्टेट कंप्लीट है, इनफैक्ट ऐसे कह लो कि सुपर ऑक्टेट बना रहा है, उसके बावजूद भी ये लुईस एसिड की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है हमारा PCl3 एट्सेट्रा। तो एसिड की डेफिनेशन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हो उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। बेस किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हो, विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। इसका इनडायरेक्टली मीन्स क्या है कि एटलीस्ट एक लोन पेयर उस मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल NH3, इसके पास एक लोन पेयर ये डोनेट कर सकता है। H2O, इसके पास एक लोन पेयर ये भी डोनेट कर सकता है। इसके अलावा PCl3, ये भी लुईस बेस की तरह काम कर सकता है। ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल आप ज़रूर ध्यान रखना, वो है कार्बीन का। इसके पास भी देखिए एक लोन पेयर प्रेजेंट है, बट ये लुईस बेस की कैटेगरी में नहीं आता, ये लुईस एसिड की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब ये है कि लुईस बेस हम सिर्फ उन्हें कंसीडर करेंगे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, मतलब वो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होना चाहिए, उसके बाद उस मॉलिक्यूल पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। अब CH2 में कार्बन पे देखो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑल्दो इसके पास लोन पेयर है, बट फिर भी ये लुईस बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, रीज़न इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल भले ही उस पर लोन पेयर क्यों ना प्रेजेंट हो, तो लुईस बेस की तरह वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एसिड बेस थ्योरी से आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन और ऑटो प्रोटोनेशन। देखिए, ये बेसिकली हमें सबसे पहले इन जनरल ऑब्जर्व होता है वाटर मॉलिक्यूल में। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ वाटर में ही दिखेगा, एक इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें फॉर्मिक एसिड में ऐसा दिखता है, तो उसको भी हम समझेंगे। अब मान लो जैसे वाटर हमने प्योर फॉर्म लिक्विड का लिया, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें एक ही मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो एक वाटर क्या करे, डिसोशिएट हो जाए। डिसोशिएट होगा तो H+ भी जनरेट करेगा और OH- भी। और किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन फ्री नहीं रहता, वो हमेशा H2O के साथ कंबाइन रहता है। तो हमें क्या मिलेगा, H3O पॉजिटिव और OH- एक्वस। तो देखो इसी को हम कहते हैं ऑटो आयोनाइजेशन या फिर ऑटो प्रोटोनेशन। ये रिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन, मतलब फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैकवर्ड भी जा सकती है। इसमें देखो H2O का मॉलिक्यूल, खुद का ही मॉलिक्यूल टूटा है और दूसरे ही खुद के मॉलिक्यूल को इसने प्रोवाइड किया है। तो ये फिनोमिना क्या है, ऑटो प्रोटोनेशन का। मतलब एक ही मॉलिक्यूल प्योर फॉर्म में हमने वाटर लिक्विड लिया था, H2O लिक्विड लिया था, उसी में एक वाटर मॉलिक्यूल अपना H+ अपने दूसरे मॉलिक्यूल को प्रोवाइड कर दे, इसी को हम कहते हैं ऑटो प्रोटोनेशन। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2H2O लिक्विड इट गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस OH-, या फिर हम इसको इस टाइप से भी लिखते हैं, H2O गिव्स H+ प्लस OH-। इसी को हम कहते हैं, इस पूरे तीनों पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेल्फ आयोनाइजेशन कहते हैं। ओके, अब एक जो हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ, केमिकल इक्विलिब्रियम में, कि हम प्योर फॉर्म में अगर हमने कंसीडर किया, और इस प्योर फॉर्म में हमने कंसिडरेशन वाटर की क्या एज्यूम कर ली, C। अब ये समझना कि
प्योर वाटर लिक्विड का कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझिएगा इसको। वाटर अगर मान लीजिए हमने 1 लीटर लिया है, 1 लीटर, और इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे वाटर को ही एज ए सॉल्यूट कंसीडर किया है, क्योंकि वही अपने H+ दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो H2O 1 लीटर, इसका मतलब 1000 ml है। तो प्योर वाटर का अगर हम कंसंट्रेशन निकालें तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो हमने 1 लीटर एज्यूम किया ही है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए हमें वेट ऑफ वाटर चाहिए। डेंसिटी हमारी 1 ग्राम पर ml है, हमने 1000 ml लिया है, इसका मतलब वाटर कितना आएगा, 1000 ग्राम। ये कैसे मिला, डेंसिटी इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी हमारी कितनी है, 1 ग्राम पर ml, और वेट हमें नहीं पता है, और वॉल्यूम हमने टोटल कितना लिया है, 1000 ml। तो वेट हमारे पास कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम। अब इससे वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आएगा, 1000 ग्राम हमने टोटल वेट लिया डिवाइडेड बाई 18, यानी 55.55 मोलर कंसंट्रेशन हो गई। ये प्योर वाटर की कंसंट्रेशन होती है, यानी जो हमने यहाँ पे C लिखा है इसकी वैल्यू एग्जैक्टली कितनी है, 55.55 मोलर इसकी कंसंट्रेशन है। ओके, अब इसको डिसोसिएशन में हम यूज़ करते हैं। तो H2O, इसको डिसोशिएट किया हमने H+ साथ में OH- में। इसकी कंसंट्रेशन हमने T = 0 पर C लिया है, और जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा उस पॉइंट पर इसमें से अल्फ़ा अमाउंट, या फिर कह लो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा एज्यूम किया है, यानी H+ कितना बनेगा, C अल्फ़ा, और OH- कितना बनेगा, C अल्फ़ा। अब सपोज़ कर लिया हमने इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Kd है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कह लो या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करो, दोनों एक ही चीज़ होती है यहाँ इस केस में। तो Kd की वैल्यू लिखो किसके बराबर आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ H+ कंसंट्रेशन ऑफ OH- डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2O। ओके, अब Kd मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2O, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ OH-। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ H2O, ये हमें कितना पुट करना है, 55.55। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है इसको हम कहते हैं Kw, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH- के बराबर आती है। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बट आप चैप्टर ख़त्म होते होते ये चीज़ें आपको नॉर्मल सी लगने लगेंगी, मतलब याद रखने लगोगे आप। तो Kw की वैल्यू किसके बराबर आई, कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH- के बराबर। अब प्रैक्टिकली हम 27 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको ऑब्जर्व करते हैं 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो Kw की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 10⁻⁻14। दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH- को अगर आप 27 डिग्री सेल्सियस पर कैलकुलेट करो तो ये वैल्यू आती है 10⁻⁻14 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने Kd क्या रखा था, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब Kw को बेसिकली हम क्या कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हम इसे कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, ये C अल्फ़ा है, ये भी C अल्फ़ा है। अगर यहाँ पे हम दोनों की वैल्यू रखें तो एक चीज़ हमें क्लियर है कि दोनों की कंसंट्रेशन तो सेम है। H+ की कंसंट्रेशन C अल्फ़ा, OH- की कंसंट्रेशन C अल्फ़ा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10⁻⁻14। तो C अल्फ़ा इक्वल टू 10⁻, C अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁻14। दैट मीन्स C अल्फ़ा इक्वल टू 10⁻⁻7। यहाँ से आप अल्फ़ा कैलकुलेट करोगे, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई C, यानी 10⁻⁻7, और C की वैल्यू कितनी है, 55.55 मोलर है। तो यहाँ से अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो आपको मिलती है 1.8 इंटू 10⁻⁻9, यानी वाटर की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कितनी आती है, 1.8 इंटू 10⁻⁻9 आती है। ये आपको याद रखना है, मतलब वैल्यू नहीं याद रखनी है, मेथड याद रखना है कि अल्फ़ा की वैल्यू ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब इसी से अगर हम Kd की वैल्यू निकालना चाहें तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था Kd
मल्टीप्लाई बाय सी किसके बराबर था, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस के बराबर था। KD की वैल्यू हमको नहीं पता, H प्लस और OH माइनस की वैल्यू पता है, ये कितनी आती है 10⁻⁻14 डिवाइड बाई 55.55। इसको आप फिर से सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आती है 1.8 इंटू 10⁻⁻16, यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर KD की वैल्यू हमारे पास कितनी अचीव होती है, 1.8 इंटू 10⁻⁻16 के बराबर आती है। ओके, अब इसमें KW के बारे में एक दो बातें हमें याद रखनी है कि KW देखो बेसिकली था क्या, वो KD मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ C था। तो KW की वैल्यू ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है आपको, खासकर IIT वालों को तो स्पेशली याद रखना है कि KW की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और अगर दो टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर पे KW की वैल्यू पूछी जाए तो आप वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो ln K2/K1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा H अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम में ये फार्मूला पढ़ा है तो ठीक है, अदरवाइज ये थर्मोड में भी दोबारा आएगा। और अगर वहाँ भी अपने भी थर्मो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो फॉर्मूला ऐसे बस याद रख लीजिए, काम बाद में हम लोग पढ़ लेंगे इसको। डेल्टा H यहाँ पर क्या है, ये डेल्टा H आयोनाइजेशन ऑफ वाटर यूज़ करेंगे, ठीक है। और K1 को हम क्या लिखेंगे, K1 को हम KW1 लिख देंगे, और K2 को क्या लिखेंगे, KW2। और KWN किस पे है, एट टेम्परेचर T1 पर है, और KW2 किस पर है, एट टेम्परेचर T2 पर है। पहली चीज़ ये। दूसरी बात, एक एट 80 डिग्री सेल्सियस पर KW की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻13 होती है। अब देखो इसका भी इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, तो जब हम pH पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको समझेंगे। देखो जब KW की वैल्यू हमारे पास 10⁻⁻14 थी, ये किसके बराबर था, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर था। वहाँ पे हमने ये चीज़ देखा था, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस सेम है, यानी अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻14, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁻14। यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालोगे कितना आएगा, 10⁻⁷ आएगा। ये किस टेम्परेचर पे आया है, 27 डिग्री सेल्सियस पे या 25 डिग्री सेल्सियस या इसी के आसपास का टेम्परेचर दिया रहे तो आप यही वैल्यू यूज़ करना। बट अगर हम 80 डिग्री सेल्सियस पे निकालें तो यहाँ पर KW की वैल्यू किसके बराबर थी, 10⁻⁻13 के, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, 10⁻⁻13, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस किसके बराबर आएगी, 10⁻⁻6.5 पे। तो अभी हमने जिसने pH पढ़ रखा वो यहाँ से रिलेट कर सकता है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, चैप्टर में हम पढ़ लेंगे इसको। देखो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि जब आप 27 डिग्री सेल्सियस पे आपसे न्यूट्रल pH पूछा जाएगा तो 7 आता है, और जब 80 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल pH की वैल्यू पूछी जाती है तो 6.5 आती है। तो pH की वैल्यू भी डिपेंड करती है वाटर की किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो KW की वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर KW की वैल्यू इंक्रीज़ करती है। इंक्रीज़ करने का मतलब ये नहीं है कि 10⁻⁻15 को इंक्रीज़ करके 10⁻⁻16 कर दो, ठीक है, ये आपसे पेपर में एरर होगा ही होगा, इस चीज़ का आप स्ट्रिक्टली ध्यान रखना। यहाँ निगेटिव में वैल्यू चल रही है, तो इंक्रीज़ का मतलब ये हुआ कि 10⁻⁻15 अगर है तो आप उसको 10⁻⁻14 रखो, -14 है तो -13। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखना, पेपर में आपसे मिस्टेक हो जाएगा क्योंकि वहाँ प्रेशर बहुत होता है और जल्दीबाजी भी बहुत होती है कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को आप इसलिए ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ाने पे KW की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, 10 की पावर माइनस में है तो वो वैल्यू आपको घटानी है ना कि बढ़ानी है, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव में चल रही है। तो ये KW के बारे में बातचीत हो गई, और डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया हमारा, अल्फ़ा की वैल्यूज़ हो गई। अब आते हैं हम अपने कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर, उनके आयोनाइजेशन कैसे होते हैं
और इसी में हम पढ़ लेंगे ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने डेफिनेशन पढ़ा था, उसे कहते हैं जो वाटर में 100% डिसोशिएट ना होता हो। तो लेट सपोज हमने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया AB, इसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, ये A प्लस साथ में B माइनस एक्वस की फॉर्म में ब्रेक हो गया। इसका हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 डिफाइन कर लिया या K डिफाइन कर लिया, छोड़ो K1, K रख लिया। अब इसकी कंसंट्रेशन हमने लिया था C। अब इसमें से अल्फ़ा अमाउंट डिसोशिएट हुआ तो यहाँ कितना बनेगा C अल्फ़ा और यहाँ कितना बनेगा C अल्फ़ा। तो अब इसका K इक्विलिब्रियम अगर लिखोगे तो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ AB। अब वैल्यू रखो C अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई C अल्फ़ा डिवाइडेड बाई C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, C से C कैंसिल, हमारे पास क्या आएगा C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा लेस देन 1 है तो ये चीज़ आपने अगेन केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, लेस देन 1 होने का मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 5% से कम आनी चाहिए, या फिर कह लो वैल्यू 0.5 से कम आनी चाहिए, सॉरी 0.05 से कम आनी चाहिए। तो उसी केस में लेस देन 1 कंसीडर करते हैं, वो हम क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 1 के बराबर हम कर देंगे, यानी K की वैल्यू कितनी आएगी C अल्फ़ा स्क्वायर के बराबर, यानी अल्फ़ा यहाँ से क्या आएगा रूट K अपॉन C के बराबर, ठीक। अब एक यहाँ से इम्पॉर्टेंट टर्म निकल के आती है जो हम लॉ के थ्रू पढ़ते हैं, वो है हमारा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है, तो ये लॉ इसी फॉर्मूले को डिस्क्राइब करता है कि अगर मैं C की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ाना स्टार्ट करूँ, सॉरी C की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम करना स्टार्ट करूँ, मतलब C को मैं कम करते करते टेंस टू 0 करा दूँ, तो देखो अल्फ़ा कितना आ जाएगा इनफाइनाइट। तो एक चीज़ हमें पहले से पता है, कभी भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैक्सिमम 1 तक ही होता है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है या मैक्सिमम 1 तक ही पहुंच सकती है। तो इनफाइनाइट तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिसोसिएशन या तो 0% होगा या 1%, 2% या तो 100% होगा। अब इससे ज़्यादा कोई टर्म होती नहीं है। तो ये डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है कि अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है, या फिर कंसंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज करते हैं, उस केस में अल्फ़ा हमारे पास मैक्सिमम मिलता है। तो इस लाइन को हम लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन of weak electrolyte increases with increase in dilution and will attain maximum value, that is alpha equal to 1 at इनफाइनाइट डायल्यूशन। अब इनफाइनाइट डायल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि ये कभी होगा ही नहीं। इनफाइनाइट डायल्यूशन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने 1 मोल लिया, उसको आप 500 लीटर पानी में मिला दो तो वो उसके लिए इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब आप यहाँ से अगर लिखोगे तो आप ऐसे लिखते हो अल्फ़ा इक्वल टू रूट K अपॉन C, और व्हेन C टेंड्स टू 0 अल्फ़ा इक्वल टू 1। मतलब अगर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करना हो तो आप कंसंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज कर दो। तो अभी आपको फालतू लॉ लगेगा, लेकिन बाद में जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो यहाँ काम आएगा वो, जब आपसे हम कंपैरिजन कराएंगे मोलर कंडक्टिविटी के साथ में, तो वहाँ ये काम आएगा, ओके। अब इस डाइल्यूशन लॉ के बाद आते हैं फिर पीएच स्केल पर। देखिए पीएच स्केल पे आपने जो भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, बचपन में जो आपने पढ़ा हुआ है पीएच इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ठीक है, करेक्ट है। अगर आप मेडिकल और बोर्ड के बैच के स्टूडेंट हो तो आप बस ये फॉर्मूला याद रखना। आगे की जो कहानी बता रहा हूँ वो सिर्फ IIT वालों के लिए है। अब मैं इसको सेपरेट अलग वीडियो नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं इसी में बता दे रहा हूँ। देखो पीएच का एग्जैक्टली फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ लॉग बेस 10 एक्टिविटी ऑफ H प्लस, ठीक है। कंसंट्रेशन की टर्म नहीं होती है,
हम के इक्विलिब्रियम के फॉर्मूले में पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी डी की पावर डी, तो ये फार्मूला होता नहीं है, एग्जैक्टली फार्मूला होता है एक्टिविटी ऑफ सी की पावर सी या फिर एक्टिव मास ऑफ सी की पावर सी एक्टिव मास ऑफ डी की पावर डी अपॉन, इस टाइप का फार्मूला होता है वो। हालांकि हम इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं तो एक्टिव मास को हम रिप्लेस कर लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर से, तो ऑल दो अलग चीज़ है। तो बेसिकली फार्मूला क्या होता है, पी एच इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 10 एंड एक्टिव मास ऑफ एच प्लस या फिर कह लो एक्टिविटी ऑफ एच प्लस, दोनों टर्म आपको मिल जाएगी अलग अलग बुक्स में। ठीक है, और इस एक्टिविटी की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो ये जो एक्टिविटी की वैल्यू होती है ये होती है हमारी गामा मल्टीप्लाई बाई सी अपॉन सी नॉट के बराबर होती है। देखो आईआईटी वाले हो या फिर आप मेडिकल वाले हो, ये आपके पेपर में नहीं आएगा, बस एक रेफरेंस के लिए है, तब समझाने के लिए कि हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं, बस इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो सी नॉट बेसिकली हमारा क्या है वो लिख लो, ये हमारा स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है। ठीक है, और ये वैल्यू हमारी 1 मोलर के बराबर होती है। सी हमारी क्या है, बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, जो हमको गिवन होगा या फिर निकालना होगा या हमको पता होगा। ठीक है, और गामा हमारा एक्टिविटी कोफिशिएंट है और इसको हम प्रैक्टिकली डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। अब इसको हम दो पार्ट में फर्दर डिवाइड कर देते हैं, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए और दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डिवाइड करते हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब हमारा कंसंट्रेशन लेस देन 1 मोलर होता है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब हमारा कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 1 मोलर होता है। तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जब डाइल्यूट सॉल्यूशन रहता है या फिर हमारी मोलरिटी या फिर एग्जैक्टली 1 हो जाए, उस केस में गामा की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। और जब भी हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है तो गामा की वैल्यू इस टाइप से एडजस्ट होती है कि गामा मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू ये हमारे पास हमेशा लेस देन 1 के बराबर है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, पहले हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर गामा हमने 1 के बराबर लिख दिया, यानी एक्टिविटी ऑफ एच प्लस किसके बराबर आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई सी डिवाइड बाई सी नॉट। सी नॉट की वैल्यू भी हमने कितना लिखा 1, यानी सीधा किसके बराबर आ गया, सी के बराबर। ये किसके बराबर, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस के बराबर। तो यहाँ से पी एच का डायरेक्टली फार्मूला मिलता है माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस, ये पी एच का फार्मूला है जो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में हमारे पास फैक्टर क्या आ गया था, गामा वाला। तो अगर एक्टिविटी ऑफ एच प्लस लिखना चाहें तो गामा, सी का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस डिवाइडेड बाई सी नॉट, ये हमारे पास 1 मोलर था। तो जब भी हम प्रैक्टिकल डिटरमाइन करते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए तो गामा की वैल्यू हमारे पास हमेशा लेस देन 1 के बराबर ही आती है। इन जनरल हमारे पास 1 के लेस देन 1 के बराबर आती है, या फिर ऐसे कह लो कि हम प्रैक्टिकली डिटरमाइन करके इसको यूज़ करते हैं कैलकुलेशन करने में। तो अगेन इस पार्ट को हम यहाँ पे लीव करते हैं। ठीक है, तो पीएच का फॉर्मूला या फिर कह लो जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में या पूरे 11th 12th में रहेगा वो यही फार्मूला रहेगा। आपको इसी फार्मूले को याद रखना है, माइनस ऑफ लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस, ये फार्मूला हमारा फाइनल रहेगा। आपको इधर कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको हमेशा कंसंट्रेट डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ही पेपर में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो पीएच का फॉर्मूला ये। इसके अलावा अगर मान लो आपको OH माइनस की कंसंट्रेशन गिवन है और आपसे POH पूछ ले, तो जब भी यहाँ P वाली टर्म आएगी इसका मतलब यही होता है कि आगे माइनस लॉग बेस 10 लगाओ और अंदर वो वैल्यू लिख दो। तो POH का मतलब माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। PKA का मतलब माइनस ऑफ लॉग बेस 10 KA वैल्यू। PKB का मतलब माइनस ऑफ लॉग बेस 10 KB वैल्यू। अब जो भी आपको P के साथ लिखा मिलेगा, मान लो जैसे PKW मिल जाए, इसका मतलब माइनस ऑफ लॉग बेस 10 KW होता है। जिसको के भी नहीं पता है उसके लिए थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। के का मतलब होता है जब हमारे पास कोई एक एसिड है, ये डिसोशिएट हो रहा है H प्लस साथ में A माइनस के फॉर्म में, तो जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है उसको हम के कहते हैं, या फिर कह लो एसिड डिसोशिएशन कांस्टेंट कहते हैं या एसिडिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। और अगर मान लो हमारे पास कोई बेस है वो डिसोशिएट हो रहा है
तो इसको हम, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Kb कहते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा Ka Kb होता क्या है। अब आते हैं अपने Kw की वैल्यूज़ के साथ कुछ रिलेशन पर। तो Kw हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट कि ये फॉर्मूला वैलिड है फॉर ऑल टेम्परेचर, बट 10 to the power minus 14 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये वैलिड है फॉर रूम टेम्परेचर या कह लो 25-27। तो ये फार्मूला सभी टेम्परेचर के लिए वैलिड है, बट ये फार्मूला सिर्फ रूम टेम्परेचर के लिए वैलिड है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर हमने कितना निकाला था 10 की पावर माइनस 14, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10 की पावर माइनस 7। यानी अगर हम रूम टेम्परेचर पर बात करें pH के लिए, तो pH क्या था माइनस ऑफ लॉग बेस 10 टू द पावर माइनस 7, पावर को उठा के आगे ले आओ तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी +7 लॉग बेस 10 एंड 10, तो वैल्यू कितनी आ गई +7। यानी न्यूट्रल कंडीशन में वाटर का pH कितना होता है 7 के बराबर होता है। पहली बात ये। एक चीज़ और, कुछ लॉग की वैल्यूज़ जो आपको याद रखनी है, लॉग बेस 10 टू 0.3, 3 की वैल्यू 0.48, 5 की वैल्यू 0.70, 6 की वैल्यू 0.78, 7 की वैल्यू 0.85, 8 की वैल्यू 0.90 और 9 की वैल्यू 0.96। ये लॉग की वैल्यूज़ आप किसी चीज़ की क्यों ना तैयारी कर रहे हो, ये वैल्यूज़ याद रख लेना, काम आएगी पूरे चैप्टर में, इनफैक्ट पेपर में भी काम आ जाएगा। ओके, अब इस KW को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसको PKW लिखना चाहूँ तो ये लिखूँगा माइनस ऑफ लॉग बेस 10 KW इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ PKW। अब लॉग का रूल होता है m इंटू n को आप ब्रेक कर सकते हो, यानी माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस माइनस ऑफ लॉग बेस 10 concentration of OH minus, that means PKW equal to pH plus POH. Again this formula is valid for all temperature, और अगर KW की वैल्यू पुट कर दूँ तो यानी pH plus POH is equal to 14. this is valid for रूम टेम्परेचर, ठीक है, या फिर 25 डिग्री सेल्सियस कह लीजिए और या 27, दोनों करेक्ट है। लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर की वैल्यू 80 डिग्री सेल्सियस ले लिया, अब यहाँ समझना क्या खेल होगा। तो KW की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है 10 की पावर माइनस 13, इसका मतलब PKW की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 13 को आगे ले लो, यानी कितना आएगा 30। चलो समझते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस सेम है, इसका मतलब pH और POH सेम होगा। कैसे पता? आपको pH POH में क्या करना होता है, बस दोनों साइड माइनस लॉग ही तो लिखना होता है। तो दोनों साइड में अगर लॉग ले लूँ, माइनस लॉग बेस 10 H प्लस और माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस, तो ये अगर ये अंदर की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू भी सेम होगी। तो pH और POH दोनों क्या है सेम है। तो अगर मैं पुट करूँ 13 इक्वल टू pH प्लस POH, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ pH इक्वल टू 13, यानी pH हमारे पास कितना आ जाएगा 6.5। यानी एट 80 डिग्री सेल्सियस पर pH इक्वल टू 6.5 के लिए वाटर कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। लेकिन आपसे पेपर में पूछे अगर कि एट 80 डिग्री सेल्सियस pH 7 पर क्या आएगा, तो आंसर कुछ इस टाइप से आएगा। पहले हम स्केल देख लेते हैं, फिर हम आंसर समझते हैं। pH स्केल की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 0 से लेकर के 14 तक वेरी करता है। जनरली 27 डिग्री सेल्सियस पे 7 न्यूट्रल होता है, लेकिन 80 डिग्री सेल्सियस पे हमारा न्यूट्रल पॉइंट किस पे आया था 6.5 पर। अब अगर मैं 27 डिग्री सेल्सियस पे बात करूं तो 7 से पहले सॉल्यूशन कैसा होता है, तो ये पार्ट होता है एसिडिक, और 7 से बाद कैसा होता है, तो ये पार्ट होता है बेसिक। लेकिन अब आपका न्यूट्रल पॉइंट खिसक चुका है, तो स्केल नहीं बदला है, स्केल अभी भी 0 से 14 का ही है, लेकिन न्यूट्रल वाला पॉइंट खिसक के कहाँ आ गया 6.5 पर।
यानी 6.5 से पहले क्या होगा, एसिडिक, और 6.5 के बाद क्या होगा, बेसिक। ये किस पे बात हो रही है, 80 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब जब आपका 80 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल पीएच कितना, 6.5, आपसे पूछा है कि पीएच इक्वल टू 7 पे सॉल्यूशन कैसा होगा, तो आप आंसर क्या दोगे, बेसिक सॉल्यूशन। ओके डन। अब पीएच कैलकुलेशन के बारे में नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट करेंगे। चलिए।